स्टूडेंट कुछ ही घंटों बाद है आप सभी के केमिस्ट्री का पेपर और अभी अभी मुझे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर मिला है। अगर आप भी 25 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो ना, तो बस ये पूरा वायरल पेपर सॉल्व करके जाना। हर साल ऐसे ही मैं वायरल पेपर बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे केमिस्ट्री में 70 करके आते हैं और उन्हें 55 प्लस 60 प्लस मिलते भी हैं। तो इस बार है आपकी बारी भैया, चुपके से बस ये वायरल पेपर पूरा तैयार कर लेना, जाकर देख लेना। 25 फरवरी को दोपहर में केमिस्ट्री के पेपर में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। पूरे 70 नंबर का जैसे मुझे पेपर मिला, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिख दिया। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी न्यूमेरिकल है, रिएक्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब कुछ भैया वायरल क्वेश्चन है। देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अगर आप 25 फरवरी को दोपहर में भी देख रहे हो ये वीडियो ना 11-12 बजे, तो जरूर देखकर चले जाना। देखो, रोल नंबर डाल दो, नाम डाल दो, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का ये वायरल पेपर है। पेपर कोड है 347 MA। इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूं, टाइम भले ही लग जाए। ठीक है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। नोट दिया गया भैया कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सभी क्वेश्चन करने हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, मतलब जहां पे कैलकुलेशन दिया जाए, कैलकुलेशन के सारे स्टेप लिखना है। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन होता है, ठीक है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी देना है। वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, हम आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अब आप अगर कोई गुरु दक्षिणा हमें देना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री है, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। 70 में 70 लेकर आओगे, लेकिन जब आप इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचा दोगे तब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। केमिस्ट्री में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बच्चों, 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के आपको 6 नंबर मिलेंगे। पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे टॉपिक हो, सबका होगा सफाया, क्योंकि आपका भाई शुभम है आया। तो चलो भैया, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। जैसे का वाला क्वेश्चन है, देखो, किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं किस पर? विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की प्रकृति पर, विलायक के कणों की संख्या पर, प्रकृति पर, या फिर चौथा ऑप्शन हमारा है यहां पे विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। भैया अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंख बंद करके टिक करना भाई, बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट देखते चलो। अब ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस हुआ है, खा वाला, अभिकथन और कारण। ये क्वेश्चन खुद यूपी बोर्ड ने जारी किया है, ऐसा ही क्वेश्चन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना। देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथनों को अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित 2 विकल्पों 1, 2, 3, 4 तथा 4 में चुनकर सही उत्तर दीजिए। जैसे अभिकथन ए है आपका कि कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रखा जा सकता है। कारण आ रहा है कि जिंक कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। बताओ कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नहीं, ये गलत है। अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। और चौथा ऑप्शन जो है ये वाला हमारा है, चौथा ऑप्शन, अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। बिल्कुल, अभिकथन ए आपका गलत है और कारण आर सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अभिकथन आपका गलत है, कारण सही है। मतलब कहा जा रहा है, देखो, ये वाला सही है कि कॉपर सल्फेट जिंक के पात्र में रखा जा सकता है, ये गलत है। और कारण आर जिंक कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, ये सही है। ठीक है, मतलब अभिकथन ये गलत है, कारण आर सही है। गा वाला देखो, Mn की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। मैग्नीज जो होती है Mn, उसकी अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? वीडियो को लाइक करते हुए चलना, ऐसा क्लास भैया जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो, +2 4, +2 +5, +2 +6, +2 +7,
भाई ये चौथा ऑप्शन सही है। Mn की अति सामान्य अक्षीकरण अवस्थाएं +2 +7 होती है। फटाफट टिक करो घा वाला। रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है क्या? एल्डिहाइड, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन या एल्गिल क्लोराइड? रोजेनमुंड अपचयन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही आंसर देते चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पूरा पेपर सॉल्व करना है, बहुत स्लो भी नहीं चलना है, अपना स्पीड बरकरार रखिए। चलो भैया अंगा, प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है कौन सी? गाटरमान अभिक्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया या डाइएजोकरण? भैया प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली जो अभिक्रिया है ना, वो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला, कार्बिलेमिन अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा, क्षारक जो आरएनए में नहीं पाया जाता, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन? भैया एडेनिन, गुआनिन, थायमिन नहीं पाया जाता। देखो आरएनए में थायमिन के जगह पर यूरेसिल होता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ठीक है, बस हो गया। तो आपके 6 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, बच्चा पार्टी 6 नंबर कंप्लीट हो गए। टेंशन मत लेना, अब चलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। भाई इसको भी हल्के में मत लेना। टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 8 नंबर, मतलब 8 ही नहीं 8 क्वेश्चन रहेंगे अति लघु उत्तरीय, 2-2 नंबर के 16 नंबर। पहले 4 क्वेश्चन रहेंगे, फिर 4। देखो दूसरे कक्का, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? भाई बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, नीचे आ जाओ देख लो। ये भी क्वेश्चन आएगा भैया, अभी मैं बताऊंगा। ये देखो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, देखो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वो अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल का विद्युत वाहक बल वो कहलाता है। ठीक है, बस हो गया, यही डेफिनेशन लिख दो, काम खत्म है मेरे भाई। खा वाला क्वेश्चन देखो, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान 5.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया के अर्धायु काल की गणना कीजिए। भाई ये तो मैं लगवा ही दूंगा, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, लगा लेते हैं। देखो ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की वैल्यू हमें दी गई है। के की वैल्यू दी गई है कितनी? 5.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है टी हाफ मेरे भाई, टी हाफ ये निकालना है। तो मैंने बताया था के इक्वल टू प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का फॉर्मूला होता है 0.6932 अपान टी हाफ। टी हाफ ये होता है मेरे भाई फॉर्मूला। होता है कि नहीं होता है? सबको पता होगा ये फॉर्मूला। अब यहां से अगर टी हाफ को निकाले, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं, टी हाफ को अगर आप लोग निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा 0.6932 अपान के हो जाएगा। क्या? के। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू रख दो 0.6932 अपान के की वैल्यू आपको पता ही है, ऊपर देख लो 5.5 × 10⁻14। ठीक है, ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से गुणा कर दो, हो गया। अब बराबर आपका हो जाएगा, देखो ये 0.6932 को 10 से गुणा करोगे तो ये 0.6 और 9 के बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.932 अपान नीचे हो जाएगा 5.5 × 10⁻14 यहां पे रहेगा, 14 कर देना। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही से लिख दूं इसको इरेज करके तो बेटर रहेगा। ठीक है, देखो ये 10⁻14। ठीक है, अब देखो 14 है, ये 1 है, तो 14 ± 14 में से 1 जाएगा तो 10⁻13 बचेगा। अब 6.932 को 5.5 से काटो भैया, तो आपका 1.26 आएगा अप्रॉक्स, और यही हमारा आंसर होगा। देखो नीचे आ जाओ बच्चाटी, टी हाफ बराबर, टी हाफ निकाल लेते तो टी हाफ बराबर 1.26 × 10⁻13 सेकेंड हो जाएगा। यहां पे सेकेंड इनवर्स मत लिखिएगा, केवल सेकेंड। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही हमारा आंसर होगा। हमें के दिया गया था 5.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, टी हाफ निकालना था, हमने फॉर्मूला लगाया टी हाफ बराबर 1.26 × 10⁻13 सेकेंड, बस सेकेंड होगा क्योंकि अर्धायुकाल समय, इसका मात्रक सेकेंड। चलो इसको नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया गा वाला क्वेश्चन देखो, आते हैं गा वाले क्वेश्चन पे।
Zn2+ लवण सफेद होते हैं जबकि Cu2+ लवण नीले रंग के होते हैं, ऐसा क्यों? आखिर क्यों ऐसा होता है भैया? तो चलो इसका रीजन हम लोग लिखते हैं नीचे। ये देखो भैया, Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 है जिसमें d उपकोष पूर्ण है, जिसके कारण ये रंगहीन अर्थात सफेद है, जबकि Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 है जिसमें d उपकोष अपूर्ण है, जिसके कारण ये नीले रंग का है। मतलब अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तो जिंक का होता है 30, जिंक का कितना होता है? जिंक का 30 होता है, ठीक है। अब चूंकि आपका Zn2+ है, Zn2+, तो इसका हो जाएगा 28, कितना? 28, 2 कम कर देंगे क्योंकि 2+ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 3d10 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 हो गया, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो डी उपकोष जो होता है ना, ये जो है डी कक्षक जो होते हैं, इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे 5। तो सब में पहले एक एक भरेंगे भैया, एक एक सब में हो गया 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, मतलब इसमें सारा पूर्ण है, ठीक है। डी उपकोष जो है देखो 3d10 है जिसमें डी उपकोष पूर्ण है, ये पूर्ण रूप से भरा है। जबकि अब क्या है भैया? Cu2+। अब देखो कॉपर का जो होता है ना मेरे भाई, कॉपर का, अब कॉपर का होता है 29, अब Cu2+ है, Cu2+ है, तो इसका हो जाएगा 27, 2 घटा देंगे, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो भैया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 3p6 और 3d9, ठीक है, 3d9 यहां पे हो जाएगा, 3d9 कर दीजिए। तो देखो इसमें क्या है, 2 2 4 2 6 10 2 12 6 18 और 18 9 27, ठीक है। तो यहां पे अगर देखोगे तो 3d9 है, मतलब इसमें अगर 9 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो देखो एक आपका अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो 3d पूर्ण रूप से नहीं भरा होगा, तो वही कहा गया है Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है देखो लास्ट में 3d10 है, ठीक है, जिसमें d उपकोष पूर्ण है, जिसके कारण ये रंगहीन अर्थात सफेद है। मतलब इसमें d उपकोष पूर्ण है, इसी कारण ये रंगहीन है या सफेद है। जबकि Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करोगे तो लास्ट में 3d9 आता है, तो 3d9 है जिसमें डी उपकोष अपूर्ण है, इसमें डी उपकोष पूरा नहीं है, इसीलिए ये नीले रंग का होता है। समझ में आ गया? मतलब Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो डी उपकोष पूरा होता है, तो इसीलिए ये रंगहीन होगा, और Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो डी उपकोष अपूर्ण है, इसीलिए ये रंगीन होता है या नीले रंग का। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो फटाफट सारे क्वेश्चन हम कवर करते चलेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया। अब देखो गा हो गया, ये घा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है IUPAC नेम। देखो तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना, जैसे दोनों का IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। देखो यहां पर CH3CH CH3CHOH CH3OH नहीं, यहां पे कुछ इस तरह रहेगा, देखो CHOH CH3, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। ये पूरा आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने सही कर दिया है, ये रियल क्वेश्चन है। CH3 CH CH3 CHOH CHOH CH3, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो देखो इसमें करेंगे क्या, बहुत ध्यान से समझना, इसकी पहले नंबरिंग करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा नंबरिंग उधर से होगा। अपने IUPAC नेम जब पढ़ा होगा तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक होता है नंबरिंग हम उधर से ही करते हैं। तो देखो इसका पहला कार्बन मानेंगे, इसको दूसरा कार्बन, इसको तीसरा कार्बन, इसको चौथा कार्बन और इसको पांचवा कार्बन, यानी कि मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 पर लगा है मेथिल, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा, 4 मेथिल, 4 मेथिल, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर मेथिल लगा है तो 4 मेथिल, ठीक है। 2 3, अब देखो 2 3 कर देंगे ऐसे, ठीक है, 4 मेथिल 2 3, ठीक है, 2 3। अब देखो क्या करना है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, यानी कि पेंटेन, ठीक है, पेंटेन डाई ऑल, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा।
4 मेथिल 2 3 पेंटेन डाइऑल, मतलब 1 2 3 4, 4 पर मेथिल लगा है, दूसरे तीसरे पर ऑल लगा है। देखो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इसमें हम ऑल का यूज करते हैं लास्ट में, जैसे मेथिल अल्कोहल का मेथेनॉल, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 4 मेथिल 2 3 पेंटेन, पहले कार्बन गिन लेंगे, 5 है तो पेंटेन डाइऑल लिख देंगे। डाइऑल इसलिए लिखा है क्योंकि 2 OH हैं तो डाइऑल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा वाला देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। दूसरा देखो ये आपका है यहां पर भी, तो यहां से भी OH इधर से नजदीक है तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1 2, यानी कि 2 और 3 पे क्लोरो लगा है तो इसको लिख देंगे, ध्यान से समझना, 2 3 डाई क्लोरो, क्योंकि दोनों पे क्लोरो लगा है तो 2 3 डाई क्लोरो हम लोग ऐसे लिख देंगे। बाकी देखो 1 2, दूसरे पर मेथिल भी लगा है तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल कुछ ऐसा नामकरण होगा। मतलब आपको IUPAC नाम उसी साइड से करना है जिधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो इधर OH पहले ही इधर ही लगा है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो देखो 2 और 3 पर क्लोरो लगा है तो 2 3 डाइक्लोरो, और बाकी दूसरे पर मेथिल लगा है तो 2 मेथिल, और 1 2 3 4 मेथड प्रोब्यूट ब्यूटेनॉल हो जाएगा। बस यही IUPAC नेम इसका होगा। क्वेश्चन नोट कर लो अगर करना हो भाई, ठीक है। और हमारे 4 क्वेश्चन यहां पर फिनिश होते हैं, काखा गागा 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, 8 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे भैया आगे, कहां चलेंगे, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न जो दूसरा है उसको देखेंगे। यहां देखो ये हमें दिया गया तीसरे का, बहुत ध्यान से समझना, यहां पे भी 4 क्वेश्चन रहेंगे अति लघुत्तरीय, 2-2 नंबर के 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। क्लीमेंस अपचयन क्या होता है भाई, इसको भी मैं आपको बता दूंगा क्लीमेंस अपचयन क्या है। देखो एल्डिहाइड या कीटोन का ZnHG HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे ही हम क्लीमेंस अपचयन बोलते हैं। मतलब आप एल्डिहाइड ले लो, जैसे CH3 हो गया, C हो गया, ठीक है, CH3C H हो गया और O हो गया, ये आपका CH3CHO है, एसिटाल्डिहाइड। इसको हम CH3CHO भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैंने फॉर्मूला टाइप का लिखा है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे, किससे कराएंगे वो भी दिया गया है भैया। मतलब आप हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन, और नीचे आप लोग ले लो ये ZnHG, ठीक है, और HCl ले लो, ये ले लो, और 4 हाइड्रोजन हम लोग लेंगे, 4 हाइड्रोजन आप लोग ले लेना। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा, देखो CH3 हो गया, यहां पे CH3 और CH, और यहां से 2H ले लो तो CH3CH3, ये आपका हो गया, ठीक है। अब 2H हमने यहां से लिया, 2 बचा है H2 और O, यानी कि H2O आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने लिया है यहां पे एक एल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, आप लोग लिख देना। इसका हमने क्या किया, ZnHG HCl के द्वारा अपचयन करा दिया। अपचयन के लिए हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा बन गया एथेन, यानी कि एल्केन बन गया। इसी को हम क्लीमेंस अपचयन बोलते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, एल्डिहाइड लो, हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराओ ZnHG HCl की उपस्थिति में, तो एथेन बन जाएगा या एल्केन बन जाएगा। चलो हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, ध्यान से समझो खा वाला। अब ये न्यूमेरिकल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ही नहीं, ये 3 नंबर और 4 नंबर में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। चलो भैया इसको हम डायरेक्टली लगा ही देते हैं, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये देखो 7.5 ग्राम पदार्थ है, उसको 75 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि विलेय का भार क्या है, देखो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। तो 7.5 कम है कि 75 कम है, भैया 7.5 कम है, तो ये विलेय का भार है। जो जो दिया गया उसको लिखो, विलेय का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से, और ये हमें दिया गया है बच्चों 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया विलायक का भार भी दिया गया है, विलायक का भार
ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से। इसकी वैल्यू भी हमें दी गई है, वो दिया गया है 75 ग्राम, 75 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में घोला तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी पाई गई 1.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, TF। ये हमें दिया गया बच्चा पार्टी 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें निकालना क्या है भैया, एक चीज और दिया गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको KF से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें निकालना है क्या, पदार्थ का अणुभार। अरे भाई हमें यम निकालना है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं अणुभार का और निकाल लेते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यम बराबर होता है, बहुत ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, बाद में टेंशन ना लेना पड़े, 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है, देखो मोलल अवनमन स्थिरांक डेल्टा TF बराबर, मैंने बताया था डेल्टा TF को इधर ले आओ, यम को इधर ले आओ, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, तो यम बराबर हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, 1000 ऐसे ही रहेगा, 1000 गुणे KF की वैल्यू है हमारी 1.86 गुणे स्मॉल w की वैल्यू है 7.5 और अपान डेल्टा TF की वैल्यू है 1.2 और गुणे कैपिटल W की वैल्यू है 75। ठीक है, 75 है, तो इसी को हम गुणा भाग कर देंगे भैया, यम बराबर हमारा हो जाएगा। अब ध्यान से समझ लेना भैया, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। यम बराबर हो जाएगा 1000 का 1.686 से गुणा करो 100 का, तो 186 हो जाएगा, और गुणे 7.5 का 10 से गुणा करो 75 हो जाएगा। मतलब इसको ये दशमलव सारे हट जाएंगे, 2 इसका 1 इसका, 1000 एडजस्ट, और 1.5 का 75 से गुणा कर दो भैया तो 90 आ जाएगा। कितना, 90। अब इसका गुणा करो 186 का 75 से, तो 13,950 आएगा, और अपान नीचे हो जाएगा 90। गुणा भाग आपको करना, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 1395 को 9 से काटो तो 155 आ जाएगा। कितना, 155, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। m बराबर हमारा आ गया है, m बराबर आ गया है 155 ग्राम प्रति मोल, ये अणुभार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ है नहीं, विलेय का भार दिया गया, विलायक का भार दिया गया, हिमांक में अवनमन दिया गया है, मोलल अवनमन स्थिरांक दिया गया, अणुभार निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, m की वैल्यू 155 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। चलो भैया ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। गा वाला देखो, एथिलेमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। भैया एथिलेमीन की पहचान हम कैसे करेंगे, तो उसको भी बताएंगे। ये देखो भैया, एथिलेमीन की पहचान करने वाला रासायनिक परीक्षण। देखो एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी के द्वारा हम एथिलेमीन की पहचान कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, एथिलेमीन लेंगे C2H5NH2, इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से कराएंगे, और KOH से कराएंगे, किससे, KOH से इसका रिएक्शन हम करा देंगे। ठीक है, ये मैंने करा दिया भाई। ठीक है, तो हमारा बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, C2H5 यहां से ले लेंगे, C2H5, ठीक है, और बाकी N ले लेंगे, N ले लिया, और C ले लेंगे, यहां पे C ले लिया। ठीक है, बाकी आपका बनेगा प्लस KCl और प्लस आपका बन जाएगा H2O। लेकिन थोड़ा सा इसको रिएक्शन को बैलेंस भी करना होगा। देखो ध्यान से, इधर क्लोरीन कितना है, 1 है, इधर 3 है, तो इसके आगे हम लगा देंगे 3। कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब क्लोरीन बराबर होगा, लेकिन इधर पोटेशियम 3 है और उधर 1 ही है, तो इसके आगे भी 3 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं। ऑक्सीजन इधर 3 हो गया, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसके आगे भी 3 लगा देंगे। अब रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। मतलब आप गिन लीजिए, कार्बन कितना है, 2 1 3, इधर कितना है, 2 1 3, हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7,
1 8 और 3 11, इधर 5 और 6 11 है, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन एक ही है, इधर भी नाइट्रोजन एक ही है। फिर उसके बाद में क्लोरीन 3 है, इधर भी क्लोरीन 3 है, पोटेशियम 3 है, पोटेशियम 3 है, हाइड्रोजन सब हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, 3 है। तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। इसी को कार्बिलएमीन अपक्रिया भी बोलते हैं। इनका नाम है एथिलएमीन। क्या नाम है? एथिल एमीन इनका नाम है, ठीक है। इनका नाम है भैया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। और ये तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। मेन प्रोडक्ट हमारा एथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है। ये बन गया और KCl और जल निकल गया। बस यही है एथिलएमीन की पहचान करने वाला रासायनिक परीक्षण। एथिलएमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से और अल्कोहलीय KOH से करा दो तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। बस हो गया, हो गया पहचान भैया कि ये एथिल आइसोसाइनाइड है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, घा वाला। घा वाला क्वेश्चन हमारा जो है ये देखो, प्रोटीन के मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। भैया यहां से आपका 4 क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर का 8 नंबर कंप्लीट, मतलब अति लघुत्तरीय 16 नंबर कंप्लीट हुआ। इसका आंसर मैं बता देता हूं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत, ये देखो प्रोटीन के मुख्य स्रोत एवं इसकी उपयोगिता। प्रोटीन में मुख्य स्रोत है दूध, अंडा, दाल, मछली, मांस आदि, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। मुख्य तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि। महत्व क्या है, मतलब इसका काम क्या है भैया? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक है तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करती है। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है, परंतु यह कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का पीएच भी ठीक रखती है। जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब HCl अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं और रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, जहां ये नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। इस कार्य के अतिरिक्त प्रोटीन विभिन्न एंजाइम संश्लेषित करते हैं और शरीर को संक्रमण से भी बचाते हैं। बस हो गया। तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस पर आएंगे भाई। देखो बहुत ज्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लाइक करते हुए चलना। 4 का काम 4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 12 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये देखो, यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार 60 है। भाई ये खुद कीजिए आप। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। खा मानक इलेक्ट्रॉन विभव तथा क्या है इलेक्ट्रॉन विभव ईथ और मानक इलेक्ट्रॉन विभव E0 में संबंध लिखिएगा। एल्कोहल तथा KI की अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? घा न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। जैसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये सब न्यूक्लिक अम्ल ही तो है, DNA RNA। तो 4 क्वेश्चन हो गए, 3-3 नंबर के, 12 नंबर कंप्लीट। इन सब क्वेश्चंस को मैं अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं। अब आपके पास समय नहीं है, जाकर तैयार कर लेना फटाफट। 4-4 नंबर वाले भी 4 क्वेश्चन है। देखो 5वें का अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, आणविकता क्या है, बहुत ज्यादा आता है। खा संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। 4 नंबर। गा ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। घा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 4 क्वेश्चन, 4 नंबर भाई मेरे, 16 नंबर कंप्लीट। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है। बाकी मैंने आंसर बता ही दिया। अब इन सबका आंसर चाहिए भाई, यूट्यूब पे जाओ, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न वाले प्लेलिस्ट में। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 का 5 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर के, 20 नंबर। देखो 6 का निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है। दूसरा, पावर एल्कोहल क्या, उसका उपयोग क्या है। तीसरा, फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों। तीनों का रीजन बताओगे, 5 नंबर ले जाओगे भाई। आप प्रयोगशाला विधि पढ़ लो, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे कि रिएक्शन पढ़ लो, नंबर फिक्स है। देखो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसके अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। 5 नंबर भाई। डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 बहुत ज्यादा आता है।
डाई एथिल ईथर, एथिल एमीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो अब क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे कि रिएक्शन, देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे 5 नंबर। मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसियन से होती है, क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड फेलिक मिलेन के साथ अपक्रिया करता है, क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपकृत करा जाता है, क्या बनेगा? फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में होता है, क्या बनेगा? यूट्यूब पे जाओ सर्च करो क्या होता है जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, शुभम लेक्चरर आ जाएगा। नहीं पता है तो ये वाला कर लो भैया, कैसे प्राप्त करोगे? ग्रिगनार्ड अपकर्मक से एसिटिक एसिड, एक एक नंबर का एक एक रहेगा। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड, फिनॉल से टालुइन, फिनॉल से एनिलीन, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। मतलब इतना आपका 5 हो गया, 5 नंबर। इसमें सिर्फ रिएक्शन लिखने भाई, डिटेल में मत लिखना, सिर्फ रिएक्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7वां। शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण लिखिए, अथवा लगा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नहीं पता तो ये देख लो, एथिलेमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए, जैसे क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH और नाइट्रस अम्ल। एथिलेमीन है C2H5NH2, यही तो होता है एथिलेमीन, बस हो गया। बनाना सीख जाओ मेरे भाई, प्रयोगशाला विधि सारा पढ़ लो, काम खत्म है। खा ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है, अथवा लगा है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हो? प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक लिखिए। 5 नंबर के 4 क्वेश्चन, 20 नंबर ले जाओ लॉन्ग के, ठीक है? समझ में आ रहा है? बाकी वीडियो हमारा फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। पूरे केमिस्ट्री का पेपर आज मैंने आपको बता दिया भाई, बहुत स्पेशल क्लास था। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। और जाते जाते आप लोग के लिए मैं बोलना चाहूंगा बेस्ट ऑफ लक, कि आपके केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है? तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।